सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, देश में एक नए कानून की खूब चर्चा थी। पिछले 3 दिनों से विशेष सत्र लाकर केंद्र सरकार उस बिल को पास कराना चाहती थी जो नारी वंदन विधेयक कहा जाता था। महिला आरक्षण विधेयक मोटा मोटी आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन विपक्ष का एक अजीबो गरीब चेहरा कल दिखाई दिया। विपक्ष ने उस महिला आरक्षण बिल को धड़ाम से आप कह सकते हैं कि सदन में गिरा दिया। अब आप कहिएगा कि महिला आरक्षण बिल सरकार के पास संख्या है, सरकार उसको चाहे तो पास करवा सकती थी, लेकिन देखिए महिला आरक्षण बिल जो विशेष जो ये संविधान संशोधन के विधेयक होते हैं उसको 2/3 बहुमत से पास होना होता है, जिसमें विपक्ष की भूमिका बहुत अहम थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, सबने रिक्वेस्ट किया था विपक्ष से कि भाई महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के ये बिल है, महिलाओं से जुड़ा हुआ बिल है, तो आप लोग समर्थन कर दीजिए। लेकिन विपक्ष ने फिर से वही दोहराया, अपना जो पुराना उनका रवैया रहा है उसी रवैये पर अड़े रहे और फाइनली जो है बिल गिर गया। सीधे सर के साथ चलेंगे और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैक हो गए हैं। लेकिन अचानक से बेटे निशांत के साथ नए बंगले पर गए थे कुछ देर के लिए देखने के लिए, तो क्या कुछ खबर निकल कर सामने आ रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन नारी वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण बिल सर लोकसभा में गिर गया है। सारी जो महिलाएं थी उनके सपनों पर पानी फिर गया है। देखिए, महिला आरक्षण बिल विपक्ष कभी भी नहीं चाहता है कि यह पारित हो। कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी कोशिश की गई थी महिला आरक्षण बिल लाने का, मतलब संसद और राज्य विधानसभा सभाओं में जो है ना महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने की व्यवस्था है इसके तहत। लेकिन अब यह कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो सका, है ना। 2 दिनों तक बहस हुई, जोरदार बहस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के मतलब मजबूती के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, मजबूती की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस बिल को पारित किया जाए। विपक्ष से आग्रह भी किया, अपील भी की, है ना। और गृह मंत्री है ना अमित शाह ने कांग्रेस की और विपक्ष की जमकर खिंचाई की। जब एक बार बिल लाया जा रहा था, देवेगौड़ा जी की सरकार थी, उस समय जो सहयोग से सरकार बनी थी, जो उसके सहयोगी दल थे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की और बिहार के लालू प्रसाद जी राजद सरकार में समर्थक दल थी, उसने भी उस महिला बिल का विरोध कर दिया था और बिल पारित नहीं हो सका, है ना। तो समाजवादी शुरू से ही आरक्षण के, महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ में रहे हैं, है ना। आज उसका पर्दाफाश हो गया पूरी तरह से, और उसमें कांग्रेस भी बेनकाब हो गई पूरी तरह, है ना, पूरी तरह से। जो कांग्रेस एक अच्छा मौका था सर, कांग्रेस महिला आरक्षण बिल लाने का कोशिश की थी जब उनकी मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी कोशिश की गई थी, है ना। उसके पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन कभी भी इसको आज तक सफल नहीं होने दिया। मतलब महिलाओं का कल्याण जो कांग्रेस करना चाहती थी बिल के माध्यम से, उसने भी इस बार विपक्ष के साथ, खास करके समाजवादियों के साथ सुर में सुर मिलाकर, है ना, महिलाओं का हक मार लिया महिलाओं को। तो ये राहुल गांधी स्वयं इसका विरोध कर दिए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधी चुनौती दे दी थी कि इसको पारित नहीं होने देंगे किसी भी स्थिति में, है ना। और स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, है ना, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि परिसीमन का जो नया बिल, उसमें परिसीमन का बिल भी था, है ना, उसको हम किसी स्थिति में पारित नहीं होने देंगे। उन्होंने इसको काला बिल बना करार दिया और काला झंडा लहराया, काला ड्रेस पहने, ना।
तो काला कानून इसको बता दिया। तो ठीक है, परिसीमन का उन्होंने विरोध किया, लेकिन परिसीमन के साथ साथ महिला आरक्षण का भी विरोध कर दिया। सर इसमें कोटा विदिन कोटा वाले मुद्दे पर जो है कांग्रेस है, सपा है, टीएमसी है, ये लोग जो है अड़े रहे, तो क्या यही एक कोटा वाला देखिए, कांग्रेस या विपक्ष, समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, या डिम्पल यादव हो, या धर्मेंद्र यादव हो, है ना, जो भी समाजवादी थे, या इन लोगों ने जो है इसका खुला विरोध किया। इनका कहना था कि पिछड़ों अति पिछड़ों की हकमारी की जा रही है, जबकि अभी जो स्थिति है, संविधान में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना। संविधान में जो है, जो अभी प्रदत्त है अधिकार, वह है तो क्या कहता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो उसी तहत जो है यह बिल भी लागू लाया गया था। उतना ही आरक्षण जो है मिलता, जो ये बिल था उसके अनुसार। और ये लोग मांग कर रहे थे कि नहीं, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए। तो ये भी तो व्यवस्था संवैधानिक थी नहीं। और परिसीमन का विरोध कर रहे थे। तो परिसीमन तो सर आज न कल होना ही ना है, जनसंख्या के आधार पर। तो वो परिसीमन जो है चाह रही थी, विपक्ष का कहना है कि जब जनसंख्या हो जाता, तो जनगणना जो चल रहा है, जातीय जनगणना, उसमें भी शामिल है। जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई आज से ही, है ना। अभी जो है मकानों की गिनती हुई, अब लोगों से पूरा डाटा मांगा जा रहा है घर घर, तो शुरुआत हुई है। कहना था कि अगर जनगणना पूरी हो जाती, उसके बाद जो है परिसीमन का होता, तब सही आंकड़ा आता किस राज्य की कितनी आबादी, उस अनुपात में जो है सीटों का निर्धारण होता। लेकिन आप पहले ही ये ला रहे हैं, तो इससे दक्षिण भारत के लोगों का था कि हम लोगों की जो चूंकि आबादी कम है उधर, तो उस हिसाब से संख्या घट जाएगा। लेकिन सरकार का जो तस्वीर आई थी, उसमें 50% सीटें सबकी बढ़ रही थी। एक मतलब एक कॉमन ये में, जैसे उत्तर प्रदेश की अभी वर्तमान में 80 सीटें हैं, तो वह 120 सीटें हो रही थी। बिहार की 40 सीटें हैं, तो वह 60 सीटें हो रही थी। इसी तरह से तमिलनाडु के था सबका मतलब, हाँ, जहाँ 1 सीट था वहाँ 2 सीट हो रहा था। तो जहाँ छोटा छोटा है, पांडिचेरी सब जो जहाँ थोड़ा थोड़ा जहाँ पर सेट है, तो ये स्थितियां थी। सरकार इसको कह रही थी। ठीक है सर, बिल तो गिर गया फाइनली। अब बिल के पक्ष में जो है, देखिए, कुल 298 वोट पड़े पक्ष में, है ना, और 230 वोट पड़े विपक्ष में, और कुल मत पड़े 528, जबकि 243 संख्या कुछ गायब रहे, अनुपस्थित रहे। और पहले चरण में जब हुआ था, तब कुल वोटिंग हुई थी 489 वोट, और उसमें जो 278 वोट पक्ष में पड़ा था और खिलाफ में 211 पड़ा था। लेकिन कोई भी संविधान संशोधन विधेयक होता है, यह भी 131वां संविधान संशोधन था, तो इसको पारित कराने के लिए चाहिए कम से कम 2/3 बहुमत। इस लिहाज से सदन की जो संख्या है 543, उस हिसाब से इसको 360 सीट चाहिए था, लेकिन नहीं मिल सका। मतदान भी कम हुआ, 528 ही हुआ, लेकिन उसके अनुपात में भी 2/3 मत जो है पक्ष में नहीं मिला। लेकिन और सर ये सब बातें एक जगह है, लेकिन एक चीज हमको ये समझाइए कि 2/3 बहुमत तो था नहीं एनडीए के पास, बावजूद इसके इस बिल लाने का मकसद क्या था? क्या विपक्ष पर भरोसा था और लग रहा था प्रधानमंत्री जी को या बीजेपी को कि भाई महिलाओं के सम्मान के लिए विपक्ष झुक जाएगी या विपक्ष समर्थन कर देगी? देखिए, होता क्या है कि जब पूरे देश के हित की बातें होती, चाहे किसी जैसे महिला समाज हुआ, चाहे कोई जो जैसे दलित समाज होता है या आदिवासी समाज होता है या पिछड़ा वर्ग का होता है, उसमें देखिए लोग एकजुट होकर समर्थन करता है। जैसे बिहार में शराबबंदी पर सब लोग एकमत हुए। चाहे मंडल कमीशन वाली जो रिपोर्ट हुई थी, उसका भी किसी ने भी विरोध नहीं किया था। उसमें बीपी सिंह की सरकार थी, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो दबा के उसको रखी मंडल कमीशन को, कितना दिन तक दबा के रखी ना भाई। इसी तरह से जो है काका कालेलकर की भी रिपोर्ट आई थी,
वही पिछड़े वर्ग को आरक्षण के सब सिलसिले में ही उसको भी कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। तो ये हालात कांग्रेस के जमाने में रहा। तो यही स्थिति इस बार महिला आरक्षण पर फिर हो गई। महिला आरक्षण पर इससे पहले भी कई 3-4 बार कोशिश की गई कि अब फाइनली अब ये 2034 से पहले नहीं लागू हो पाएगा। अब जनगणना पूरी होने के बाद सरकार अब जो है इसके लिए फिर से पहल करेगी। अब जो भी सरकार हो उसके बाद ही यह हो पाएगा और जनगणना होने के बाद ही विपक्ष इस पर साथ देगा। जनगणना होने के बाद भी फिर उस समय हो सकता है कोई बहाना लग जाए। फिर कोई बहाना, चूंकि देखिए इसमें क्रेडिट का बहुत बड़ा खेल है। इसमें देखिए इसमें जो है ना पिछड़ों के वोट लेने का है ना। तो पिछड़ा का के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी। अल्पसंख्यक के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने तो साफ कहा, कल कहा था ना कि भाई संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए कदापि हम नहीं दे सकते हैं, ना किसी को देने देंगे। दोनों दो टूक जवाब उन्होंने दिया। लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए भी तो नहीं है अलग से व्यवस्था, प्रावधान यह भी तो नहीं है। तो गृह मंत्री बोले और वो लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं पिछड़ा अति पिछड़ा पिछड़ों के लिए भी व्यवस्था की जाए, इनका शोषण हो रहा है। यही एक बहाना बनाकर समाजवादी शुरू से महिला आरक्षण का विरोध करते रहे हैं सदन में। इस बार भी समाजवादियों ने जो है नहीं लागू होने दिया। विपक्ष मतलब बार बार इस तरह का क्यों कर रही है? आने वाला चुनाव है, इसमें तो मुंह की खानी पड़ सकती है विपक्ष के लिए। देखिए विपक्ष का निशाना है पिछड़ा अल्पसंख्यक वोट, है ना। दोनों के लिए आवाज बुलंद कर देता है तो उसको है ना। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा या भी बंगाल का चुनाव चल रहा है या तमिलनाडु का चुनाव चल रहा है, सब वोट बैंक का खेल। हाँ सब वोट बैंक का देख रहा है। पिछड़ा वोट सब आएगा, अति पिछड़ा का आवाज उठा रहा था। उतना तो देखिए इतनी पढ़ी लिखी तो देश की जनता है नहीं, भावावेश में बहक जाती है। और अल्पसंख्यकों का वोट हम आवाज उठाए आपके आरक्षण के लिए, जब व्यवस्था नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? है कहीं दूसरे राज्यों में देता है क्या आरक्षण? दूसरे राज्यों में धर्म के नाम पर है क्या? चाहे जो ठीक है मान लेते हैं बांग्लादेश या पाकिस्तान सेकुलर कंट्री नहीं है, ठीक, लेकिन जो सेकुलर हैं, जो पुराने लोकतंत्र है जहाँ, वहाँ व्यवस्था है क्या? अमेरिका हो या कहीं हो, जात के नाम पर है क्या? हिंदू के लिए व्यवस्था है वहाँ? जो वहाँ के सिटीजन हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। तो ये चीज़ इंडिया में जो है सिर्फ वोट की राजनीति है विपक्ष के लिए। लेकिन एक घाटा विपक्ष को होगा, नरेंद्र मोदी के लिए या एनडीए सरकार के लिए, यह दोनों हाथ में ताली है, दोनों स्थिति में ताली है। पक्ष में तो हमेशा है, अगर पास हो जाता तब भी वाहवाही मिलती, गिर गया तो विपक्ष पर तोहमत देंगे कि भाई महिला के हित ऐसी नहीं है। महिला काम ही किया है, तोहमत देने वाला तो काम ही किया है। महिला विरोधी हैं, हम महिलाओं को देना चाह रहे थे आरक्षण। हाँ आज भी तो बिल गिरा दिए। उदाहरण देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने लागू कर दिया पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनावों में 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। तो इसका फायदा किसको मिला? महिलाओं का वोट मिला, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिला। नीतीश कुमार को मिला ना। तो अब यही स्थिति होती है। और जब विपक्ष ने इसका विरोध किया तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। कैसे कहा? ललन सिंह जो हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या कहा था अखिलेश यादव को कि देखिए महिला आरक्षण बिल का विरोध करके देख लीजिए क्या हाल हुआ। नहीं इनका लालू प्रसाद जी का कहाँ चले गए? अब सबक लीजिए ना तो आपका भी वही हाल हो जाएगा। तो खूब तंज चला, खूब जो है चला। लेकिन ये परसों 1 बजे रात तक बहस हुई, लंबी बहस हुई, और कल भी जो है 5-6 बजे शाम तक बहस हुई। कुल मिलाकर ये सही नहीं हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ ये बड़ा बिल था और विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण ये बिल धराशायी हो गया। तो ये बिल धराशायी नहीं हुआ बल्कि विपक्ष के मंसूबे जो हैं वो सामने आ गए और ये बिल्कुल बहुत नकारात्मक है। महिला विरोधी चरित्र बाहर आ गया। साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पार्लियामेंट हाउस में पारित नहीं किया गया। विपक्ष ने एक बार फिर से अपनी चाल चली और नारी शक्ति ना हो, नारी का सम्मान ना हो, नारी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार छीना गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व ने
अथक प्रयास किया कि सर्वदलीय इस बिल को पास किया जाए और जो आधी आबादी का नारा है वो भारत की सच्चाई बने, लेकिन विपक्ष ने अपनी चाल चली और इस बिल को पास नहीं किया। मुझे लगता है कि आज हर एक विपक्ष के नेता को और खास तौर से उन महिला नेताओं को जरूर सोचना चाहिए। एक ऐसा नियम, एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा कानून जो वाकई में महिला को सशक्त बनाता, राजनीतिक भागीदारी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका देता, उसको आज महिला का अधिकार को छीना गया है, महिलाओं को वंचित किया गया है। मैं विपक्ष की इस चाल का विरोध करती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास का समर्थन करती हूं, उसका स्वागत करती हूं। सामने आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से चलते रहेगी राजनीति, लेकिन जब कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो बिल्कुल विपक्ष को उस समय पॉजिटिव होना चाहिए था। हालांकि विपक्ष के थिंक टैंक में क्या है तो विपक्ष ही जाने। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं थोड़ा बिहार की। देखिए बिहार में नीतीश कुमार पर निगाहें सबकी हैं कि आखिर नीतीश कुमार का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जब बिहार के मुखिया बन गए हैं तो एक्शन मोड में हैं। लगातार देखिए मंदिर जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और कल एक और महत्वपूर्ण जगह सम्राट चौधरी गए। देखिए संजय गुप्ता जो कुम्हरार के विधायक हैं, संजय गुप्ता वो चोपड़ा विधानसभा है बंगाल के सिलीगुड़ी के पास चोपड़ा विधानसभा है, तो वहाँ के वो प्रभारी थे। तो जब सरकार बदल रही थी तो उस दिन बुलाया गया था, विधायकों का बैठक था बीजेपी के, तो उसी क्रम में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई और वो चोटिल हो गए संजय गुप्ता। तो संजय गुप्ता चोटिल हो गए थे और बैठक में नहीं जा पाए थे और बेड रेस्ट पर हैं संजय गुप्ता, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है उनको पसली में। तो सम्राट चौधरी देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद संजय गुप्ता के आवास पहुंचे, तस्वीरें आप देखिए। तो मतलब कार्यकर्ताओं से 1-to-1 कनेक्टिविटी सम्राट चौधरी की। सर कैसे देखते हैं, पहले तो रिएक्शन इसी पर कि सम्राट चौधरी सीपी ठाकुर के यहाँ गए, वो तो ठीक है गार्जियन है समान उनको मानते हैं, लेकिन संजय गुप्ता के घर एक कार्यकर्ता के घर पहुंच गए। देखिए एक कार्यकर्ता से ही आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। तो कार्यकर्ता ही पहला होता है, पहली सीढ़ी वही है ना, वहीं से ना आज जो है संजय गुप्ता विधायक बने हैं, पहले कार्यकर्ता थे तब ना। उस क्षेत्र से विधायक बन गए हैं जहाँ से कास्ट छोड़कर किसी दूसरी जाति को टिकट भी नहीं दिया जाता था, जीतने की बात तो दूर जाए। पहले हालांकि उसके पहले जो है सुशील मोदी जीतते थे, वो अभी उन्हीं की जाति के थे, है ना, संजय गुप्ता की ही जाति से आते हैं। लेकिन उसके बाद से अरुण सिन्हा थे कायस्थ समाज से, कहा जाता था कि कायस्थों की का वह गढ़ है ना कुम्हरार। लेकिन इस बार भाजपा ने प्रयोग किया, संजय गुप्ता जीत गए। चलिए बधाई उनको, उस समय भी हमने दिया था, लेकिन अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सिलीगुड़ी बंगाल चुनाव में जो है भाग लेकर आ रहे थे पटना विधायक दल की बैठक में भाग लेने, तो उनको देखना स्वाभाविक था। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और सम्राट चौधरी अगर नहीं जाते तो सम्राट चौधरी की पूरी बड़ी आलोचना होती है ना। इसलिए सम्राट चौधरी ने जाकर उनको देखा, उनका कुशल क्षेम पूछा, उपचार की क्या है व्यवस्था उसकी भी देखभाल की। और एक देखिए अब वह सम्राट चौधरी हो गए राज्य के मुखिया, है ना। तो मुखिया होने के नाते तो उनका यह फर्ज बनता है कि अपने कार्यकर्ताओं को देखें, राज्य के वासियों को देखें। एक्शन में तो वो हैं, इसमें दो बात नहीं। कल भी उन्होंने जो अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी परसों, तो उसमें सबको दिया कि हमको नतीजा चाहिए। कल जनता दरबार भी एक तरफ से लगाया, कल जो है उन्होंने जनता दरबार भी लगाया, जनता वहाँ लोगों की समस्याएं भी सुनी। हालांकि समस्या कम थी, लोग बताए, और समस्या जो बताया उसमें प्रमुख मुद्दा था भ्रष्टाचार और नौकरशाही। इसको ही लोग प्रमुखता के साथ दिया कि भाई देखिए ब्लॉक में प्रखंड में जो है बिना पैसा लिए काम नहीं होता है। कई लोगों ने जो है जो वहाँ जनता गए थे उन्होंने यह तब आरोप रखा कि इस तरह की बातें हैं, इसको दूर किया जाए, लोगों की समस्या बताई। नौकरशाही से क्या परेशानी है इसका भी जिक्र लोगों ने किया, है ना। और सम्राट चौधरी ने ठीक है गंभीरता से सबों की बातें सुनी और
इस पर जो है इसके निदान के, देखिए भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा बन ही गया है। बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। और अपराध की रोकथाम के लिए उन्होंने तुरंत शुरू की, जो है कल 13-14 जेलों में जो है क्या है छापेमारी हुई है ना, एकदम वार्ड से लेकर शौचालय तक की छापेमारी हुई। तो इससे क्या है कि पुलिस अपराधियों में या पुलिस में जो शिथिलता आ गई थी उसमें थोड़ी सी सक्रियता आ गई है। इसका परिणाम अच्छा निकलेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा शपथ ग्रहण के बाद, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश मॉडल पर चलेंगे। तो नीतीश मॉडल कैसे बना? 2005 में जब उन्होंने कानून व्यवस्था को एकदम सुधार दिया, उसके बाद से नीतीश मॉडल शुरू हो गया। तो सम्राट चौधरी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उनका कदम आज कल गए थे हरिहर नाथ मंदिर, वहाँ भी भगवान का भी आशीर्वाद खूब ले रहे हैं। राजवंशी नगर जो महावीर मंदिर है वहाँ पूजा वूजा करके तब जाके शपथ ग्रहण किए थे, है ना। गुरुद्वारा भी गए, गुरुद्वारा भी गए। लेकिन ठीक है, ये सब चीज होते ही रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जितनी ऊर्जा वह दिखाते हैं उतना ही जो है धैर्य के साथ राज्य में कानून व्यवस्था समझे और नौकरशाही पर लगाम लगानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट चौधरी एक्शन में है, लेकिन नीतीश कुमार बंद हो चुके हैं। जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कमरे में पैक कर लिया था नीतीश कुमार ने अपने आप को। जिस दिन नीतीश कुमार ने रिजाइन किया उसके बाद तो चुपचाप चले गए, शाम में फिर सब प्रक्रिया हुई उस दिन। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ लोक भवन में, वहाँ नीतीश कुमार थे उपस्थित और वहाँ से निकल कर सीधे एक अन्य मार्ग चले गए, अभी वहीं रह रहे हैं। तो वहाँ से वो निकले नहीं, सिर्फ शाम में, है ना, और क्या कहता है सम्राट चौधरी गए, उनका आशीर्वाद लिए, उनसे कुछ जो है अपना एक औपचारिक भेंट उन्होंने की। उसके बाद उसके अलावे जो है उनसे मिलने कल को, तो कल दूसरे दिन उनसे मिलने गए दो उनके वरिष्ठ मंत्री जो अभी मंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव, है ना, ये दोनों मिले। लेकिन उसके बाद वह 36-38 घंटा तक जो है घर में ही रहे, आवाज से निकले तक नहीं। जो मुख्यमंत्री सुबह सुबह जिसके एक्शन में आ जाते थे, जिनके यहाँ अधिकारियों की नेताओं की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ सिर्फ परिवार के ही लोग थे, है ना, बस। और चुपचाप उठे, घूमे फिरे, फिर अपने रूम में चले गए, अपना दिनचर्या जो होता है सो उन्होंने किया, अखबार पढ़ी और उसके बाद फिर जब भी मन उकतावे तो बाहर निकल आते थे, घूम फिर लेते थे, फिर घर में चले जाते थे। कोई उनसे न मिलने गया उसके बाद न कुछ। कल जो है वो, है ना, अपने पुत्र निशांत कुमार के साथ 7 सर्कुलर रोड, जहाँ नया आवास है उनका, जहाँ तैयारी चल रही है वहाँ उसका देखभाल किए, है ना। उसके बाद फिर अपने आवास पर चले आए। राज्यसभा के लिए वह निर्वाचित हैं, शपथ भी उन्होंने ले लिया, लेकिन वह दिल्ली नहीं गए, जबकि विशेष सत्र चल रहा था संसद का, वह वहाँ नहीं गए, उसमें भी उन्होंने भाग नहीं ली। अब देखिए आज जो है मतलब क्या कहता है राज्यसभा का सत्र है, उसमें अब यह विधेयक अब पेश होगा, क्या होता है। नहीं तो कल तो संसदीय कार्य मंत्री ने कह ही दिया था कि अब हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जब लोकसभा में गिर गया तो आगे तब आगे क्या ले जाएंगे इसको। अब देखिए सत्रावसान करेंगे तब ना कल देखिए क्या कुछ होता है। बिहार की राजनीति से लेकर देश भर की राजनीति पर हमारी नजर है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है अपने पुत्र के साथ गए, नए जो आवंटित हुआ है नया आवास, वहाँ देखने गए, तो अब लग रहा है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में राजनीति की शुरुआत करेंगे। हाँ, क्योंकि निशांत कल भी जदयू कार्यालय पहुंचे थे, प्रवक्ताओं के साथ बैठक किया है उन्होंने, पार्टी को कैसे क्या बूस्टअप करना है, विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। तो देखिए जदयू भी अब धीरे धीरे
एक्शन प्लान इस तरह का बना रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं में जो है शिथिलता ना हो और जदयू भी जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है सरकार में निभा पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।